हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ में थर्ड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे 18 सितंबर की शिफ्ट 1। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग ऑप्टिमिस्टिकली कॉन्फिडेंट। एक मिनट। ऑप्टिमिस्टिकली कॉन्फिडेंट पर्टिकुलरली इन एडवर्सिटी। तो ये एक वर्ड है, ठीक है। इसकी क्या करेक्ट स्पेलिंग होती है? सैंग्विन। सैंग्विन होती है करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और चीयरफुल होता है। अब हमारे सामने ये वर्ड आया है तो इसके थोड़े सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक हमें यहाँ भी दिख रहा है। ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल, बॉयंट। इसका भी मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। पॉजिटिव, होपफुल, एक्टिव। एक्टिव का रिलेशन यहाँ पे चीयरफुलनेस से है। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। ग्लूमी, जो बहुत सैड रहता है। पेसिमिस्टिक, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक आया है तो पेसिमिस्टिक उसका ऑपोजिट ही होगा। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट किससे बना है? डिस्पोंडेंट बना है डिप्रेस्ड से। ये सब कौन से वर्ड्स हैं? होपफुल का ऑपोजिट डाउटफुल। ये सब हैं सैंग्विन के मीनिंग्स और ये हैं इसके ऑपोजिट्स, ठीक है। अब ये वर्ड आया था इसलिए हमने इसके सारे मीनिंग्स और एंटोनिम्स देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। इट वॉज एट द डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव इन ज्यूरिक वेयर द बायलैटरल accord was formally endorsed, thereby inaugurating a renewed phase of strategic cooperation. एरर कहाँ है इस पार्ट में? मैं हमेशा एक चीज बोलती आई हूँ कि जब हम कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तब हम एरर भी ढूंढ पाएंगे, करेक्शन भी कर पाएंगे, ब्लैंक भी फिल कर पाएंगे, क्लॉज टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें बात किस बारे में हो रही है? कोई मुझे बता सकता है इसमें हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम इसमें बात कर रहे हैं एकॉर्ड जो साइन हुआ है, कोई जो एक डॉक्यूमेंट है या फिर एक ट्रीटी है या कोई भी डील है जो साइन हुई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस किस पे है? इस डील पे ना। तो जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, इट वॉज एट द डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव इन ज्यूरिक वेयर द बायलैटरल अकॉर्ड। तो वेयर जो है ये तो फोकस ज्यूरिक पे डाल रहा है, इसलिए इस पार्ट में एरर है और यहाँ पे वेयर नहीं होना चाहिए, दैट होना चाहिए। दैट द बायलैटरल अकॉर्ड वाज फॉर्मली एंडोर्स्ड, मतलब बायलैटरल अकॉर्ड पे फोकस है। वो कहाँ पे साइन हुआ? ज्यूरिक में। ज्यूरिक फोकस नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा पैसेज है। पैसेज के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चंस पढ़ते हैं और कीवर्ड्स लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल कंटेंशन एडवांस्ड बाय द ऑथर। तो इसका कीवर्ड लिख लो प्रिंसिपल कंटेंशन। अभी हमें कुछ नहीं पता है पैराग्राफ किस बारे में है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या मीनिंग है, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स इन द पैसेज। तो इसमें लिख लो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। Next, why does the author reference decentralized photovoltaic array? तो इसको लिख लो decentralized photo arrays, सिर्फ short forms में लिखना है। Next, according to the passage, renewable energy reconfigures geopolitical hierarchies. तो इसमें लिख लो geopolitical hierarchies, ये हमारा कीवर्ड है। The author cautions that a precipitous transition may, तो precipitous transition ये हमारा कीवर्ड हो गया। ऐसे ही शॉर्ट में ही लिखना है। अब हमने कीवर्ड्स लिख लिए हैं ब्लैंक पेपर पे, अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे।
पैसेज पढ़ते हैं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये पैसेज थोड़ा सा ऑन अ टफ साइड है, डायरेक्ट नहीं है और लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पैसेज। द एक्सेलरेटेड एग्जॉशन of fossil fuel reserves compounded by escalating ecological degradation and geopolitical volatility has repositioned renewable energy from a peripheral environment concern to a central axis to global strategic discourse. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब से हमारे फॉसिल फ्यूल्स कम होने लगे हैं तो अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को सिर्फ एक एनवायरमेंट कंसर्न की तरह नहीं देखा जाता है, उसको एक स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स की तरह भी देखा जाता है जो इकोनॉमी और किसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yet, public deliberations frequently remain confined to questions of generation capacity, neglecting the equally consequential dimension of systematic integration. हम कैपेसिटी पे फोकस करते हैं, उसको इंक्लूड करने में, उसको हमारे सिस्टम में लाने की इंटीग्रेशन में फोकस नहीं करते हैं। A sophisticated appraisal of renewable energy must therefore encompass not merely the diverse sources. हमें सिर्फ इन सोर्सेस पे फोकस नहीं करना है, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोमास, बट ऑल्सो हेट्रोजेनस सेक्टर्स विद इन विच दे कैन रिकैलिब्रेट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। मतलब ये सिर्फ पावर बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज नहीं है, ये दूसरे सेक्टर्स में भी हमें हेल्प कर सकते हैं। कैसे? रीडिस्ट्रीब्यूट पॉलिटिकल लेवरेज, फोस्टर एनवायरमेंटल इक्विटी, एनवायरमेंट में जो डिसबैलेंस है उसको ठीक कर सकते हैं। इन द स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइज्ड फोटोवोल्टिक एरे एंड माइक्रो हाइडल इंस्टॉलेशन हैव बिगन टू सप्लांट कार्बन इंटेंसिव ग्रिड। डिसेंट्रलाइज्ड फोटोवोल्टिक एरे से कुछ याद आया? हमने ये कीवर्ड देखा है क्वेश्चंस में। ठीक है, ये क्या कर रहा है? टू सप्लांट कार्बन इंटेंसिव ग्रिड, मतलब ये जो कार्बन पे हमारा डिपेंडेंस है, कार्बन इंटेंसिव ग्रिड्स जो हैं उसको चेंज कर रहा है, उसको ट्रांजिशन में हेल्प कर रहा है टू अदर एरियाज, particularly in geographically marginalized regions historically excluded from centralized infrastructure। और वो भी कौन से एरियाज में? जो कि रिमोट एरियाज हैं। ठीक है, ये उनको भी इंक्लूड करने में हमारी हेल्प कर रहा है इन द मेन इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया। Wind corridors in coastal and semi-arid territories have likewise catalyzed localized employment ecosystem while attenuating reliance on imported hydrocarbons। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है ये ऐसे एरियाज में जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के। और दूसरी चीज ये क्या कर रहा है, ये हमारी रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड हाइड्रोकार्बन्स, जो हम फॉरेन से हाइड्रोकार्बन्स ला रहे हैं फ्यूल की तरह यूज करने के लिए, उस पे हमारी डिपेंडेंस, रिलायंस भी कम कर रहा है। Beyond electricity, renewable modalities are permeating transportation logistics, industrial thermodynamics, agrarian mechanism। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बहुत काम आ रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी जनरेशन तक ही फिक्स्ड नहीं है। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स, अब याद आया, ये भी एक कीवर्ड है। Synthesized from lignocellulosic agricultural residues present a viable decarbonization pathways for aviation and long haul freight। ये ऐसे फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कम कार्बन रिलीज करते हैं और बहुत यूजफुल हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी, एज सोर्स ऑफ अ फ्यूल। Domains conventionally resistant to electrification। Concurrently, solar-powered irrigation systems have augmented agrarian autonomy by mitigating dependence on erratic grid supply and diesel combustion. Nevertheless, the transformative promise of renewable is circumscribed by structural impediments। मतलब हमारी स्ट्रक्चरल कमियां हैं जो हमें पूरी करनी है इस ट्रांजिशन को हेल्प करने के लिए। स्टोरेज constraints, लैंड एक्विजिशन कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोहिबिटिव कैपिटल आउटलेज, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करेंगे या फेस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने में। An imprudent and inequitable transition devoid of infrastructural resilience and community assent risk reproducing asymmetric
पेड्स टू डिसमेंटल, मतलब ये जो हम इक्विटी लाने के लिए कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इक्विटी, सोशल इक्विटी, अगर हमने इस ट्रांजिशन को ढंग से नहीं अपनाया या ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट किया तो ये और इक्विटी कम करने की बजाय बढ़ा सकता है और पूरा जो हमारा जो सिमेट्री है उसको खराब करके सारा बैलेंस डिसमेंटल कर सकता है. Thus, the pivotal inquiry transcends production metrics and instead interrogates how renewable energy can be embedded cohesively across sectors, geographies and social political hierarchies. Social political hierarchies भी हमने कहीं पढ़ा था. ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि इन एरियाज में अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि ये बहुत ध्यान से किया जाए इक्विटी लाने के लिए. अब हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, what is the principal contention advanced by the author? प्रिंसिपल कंटेंशन का क्या मतलब है? अगर किसी को नहीं पता तो प्रिंसिपल कंटेंशन का मतलब है कि इस पैराग्राफ में ऑथर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है. बोन ऑफ कंटेंशन होता है ना ईडीएम, कि जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फोकस एरिया क्या है. रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सक्लूसिवली वायबल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है बट ये प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव potential resides in cross-sectoral integration. It eliminates geopolitical volatility, ऐसी कोई बात नहीं करी हमने. It is primarily symbolic in policy discourse, ऐसी भी कोई बात नहीं करी. बट हाँ, हमने ट्रांसफॉर्मेशन की पोटेंशियल की बात करी है कि वो दूसरे सेक्टर्स में हेल्प कर सकती है, दूसरे सेक्टर्स को इंटीग्रेट कर सकती है. एनर्जी से वो दूसरे सेक्टर्स में कहाँ जा सकती है? इंडस्ट्री में जाएगी, रिन्यूएबल एग्रीकल्चर में जाएगी. ठीक है, तो ये सेक्टोरल शिफ्ट है जिसकी बात हो रही है. ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, ये पूरे जो पैसेज है उसके थीम पर बेस्ड था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स इन द पैसेज? सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था. सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स synthesized from lignocellulosic agriculture residues present decarbonization pathways. क्या पढ़ा है इसके बारे में? They originate from lignocellulosic agricultural residues. ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया ये आंसर. Next question. Why does the authors reference decentralized photovoltaic arrays? Decentralized photovoltaic arrays क्या बताते हैं हमें? To illustrate the limited scalability. Scalability जैसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी. Critique centralized infrastructure नहीं. Exemplify renewable penetration in marginalized areas. ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा था कि जो ये एरेज हैं ये हमें मार्जिनलाइज्ड एरियाज में हेल्प करेंगे. डिसेंट्रलाइज्ड फोटोवोल्टिक एरे एंड माइक्रो हाइडल इंस्टॉलेशंस हैव बिगन टू सप्लांट कार्बन इंटेंसिव ग्रिड पर्टिकुलरली इन जियोग्राफिकली मार्जिनलाइज्ड एरियाज. तो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी रिकॉन्फिगर्स जियोपॉलिटिकल हायरार्कीज बाय. कैसे करेगी ये? जियोपॉलिटिकल हायरार्की कैसे बनाएगी? अगर वो एनर्जी सोवेरेनिटी रहेगी अक्रॉस रीजन्स, मतलब एक इक्विटी रहेगी, तो वो ये इस चीज को कम करने में हेल्प करेगी. ठीक है, ये है इसका मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, The author cautions that a precipitous transition में क्या करेगा? एक ट्रांजिशन क्या कर सकता है? अगर हमने ट्रांजिशन ढंग से किया, लास्ट में हमने यही पढ़ा था इस पैराग्राफ में कि एक जो प्रेसिपिटिशियस ट्रांजिशन होगा वो हमें कैसे हेल्प करेगा. अगर वो ट्रांजिशन ढंग से नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? इनइक्विटेबल ट्रांजिशन हो जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर
बैलेंस खराब हो जाएगा। इसलिए अगर ये ट्रांजिशन ढंग से हुआ तो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, अगर ढंग से नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी क्रिएट हो सकती है। ये हमने बहुत जगह पैराग्राफ में पढ़ा है कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी आएगी अगर प्रेसिपिटेशियस ट्रांजिशन ढंग से नहीं हुआ तो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Choose the correct one word substitution for the one who composes traditional ballads and epic verses. अब इसमें अगर आंसर नहीं भी पता है तो प्ले राइट से पता लग रहा है कि जो प्लेज लिखता है, एसेइस्ट से पता लग रहा है एसे लिखने वाला, बायोग्राफर से पता लग रहा है समथिंग विच इज रिलेटेड टू बायोग्राफी। तो इसको तो एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है, और कुछ लोगों को ये याद भी हो सकता है कि जो बैलेड्स लिखता है वो बार्ड होता है। ठीक है, next question, select the most appropriate antonym of the given word lassitude. Lassitude, enervation, torpor, exuberance, apathy. अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, अगर आपको ये मीनिंग्स नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने में समझदारी होती है। बट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको लैसिट्यूड का मीनिंग बताती हूँ पहले। लैसिट्यूड का मतलब होता है फिजिकल या मेंटल टायर्डनेस या फिर वीकनेस। जो भी इंसान वीक होगा, फिजिकली मेंटली टायर्ड होगा, वो लैसिट्यूड होता है। ठीक है, अब लैसिट्यूड का ऑपोजिट बताना है हमें। लैसिट्यूड का ऑपोजिट होता है एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस होता है वन हु इज फिल्ड विद एनर्जी, एनर्जी फिल्ड पर्सन, जिसमें बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होता है, एक्टिवनेस होती है, वो होता है। ठीक है, और एनर्वेशन, टॉर्पोर और एपैथी, ये क्या है? ये सब सिनोनिम्स हैं लैसिट्यूड के, ये एंटोनियम है और ये सारे सिनोनिम्स हैं लैसिट्यूड के। एनर्वेशन मतलब फिजिकल वीकनेस, टॉर्पोर मतलब जो कि बहुत स्लगिश होता है, स्लगिश अगेन लेजी और वीकनेस से रिलेटेड है। और फिर एपैथी मतलब लैक ऑफ एंथुजियाज्म, जिसमें कोई कंसर्न नहीं है, जिसकी कोई एंथुजियाज्म नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो भी ढीला ढाला, लेजीनेस, स्लगिशनेस से रिलेटेड होता है वो लैसिट्यूड होता है। ये इसके 3 सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। He considered that the symphonic movement would have remained incomplete had the late composer not preserved his annotated drafts. ठीक है, अब इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। He considered that को हम he said लिखेंगे क्योंकि सारे ऑप्शंस में said ही है। ठीक है, he said the symphonic movement would have remained incomplete had the late composer not preserved his annotated drafts. ये करेक्ट है क्योंकि would have ये पॉसिबिलिटी है, ये यही रहेगी। would have को हम would नहीं कर सकते। ठीक है, और ना वो will हो जाएगा, और ये प्रेजेंट में तो बिल्कुल नहीं आ जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। अब ये ईडियम क्या है? केम ऑफ एज। केम ऑफ एज का मतलब होता है टू रीच द एज ऑफ अडल्टहुड, मतलब 18 ईयर्स। इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि नाउ आपकी एज हो गई है, एज मतलब अब आप बड़े हो गए हो, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, यू आर एन एडल्ट। ठीक है, तो केम ऑफ एज एडल्ट, एज 18 ईयर्स। ठीक है, लीगली एडल्ट। Next question है, select the correct option. The principal investigator insisted dash conducting a peer reviewed replication prior to dissemination. Insisted is always followed with on. Insisted on होगा। ठीक है, next question है, rearrange the following sentence to form a coherent.
पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस में 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली हटा दो, वैसे तो फोर्थ तो है ही नहीं ऑप्शन में, इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बट मैंने आपको बताया है हमेशा कि ऐसे वर्ड्स कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, मोर ओवर, देयरफॉर, दस, ये हमेशा लास्ट में आते हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा एंड तो फोर्थ से होगा, बट अभी हम इसको फाइनल नहीं करते हैं, फाइनलाइज नहीं करते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। The digital economy has endangered noble enterprise architectures predicated upon data aggregation and network scale. ये तो ठीक है, ये तो स्टार्टिंग हो सकती है, इसको ऐसे ही रखते हैं। This dynamic is frequently denominated as network effect. This dynamic से स्टार्ट नहीं हो सकता, 2 हट जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल। Platform based conglomerates exemplify this paradigm by this paradigm, कौन सा paradigm हमें नहीं पता, ये ऑप्शन भी हट गया, ठीक है। अब हम इन दोनों ऑप्शंस में से देखेंगे। हमने देखा स्टार्टिंग 1 से है, एंड 4 से है, हमें 2 और 3 को सेट करना है। पढ़ के देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। The digital economy has endangered novel enterprise architecture predicated upon data aggregation and network scale. This dynamic is frequently denominated as network effect, wherein value amplifies incremental user participation. अब network scale की बात हो रही है और फिर से network effect आ रहा है, तो 1 और 2 का तो कनेक्शन है, ऑटोमेटिकली 3 इसके बाद आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कोजेंट। कोजेंट का क्या मीनिंग होता है? कोजेंट का मीनिंग होता है जो कि बहुत ज्यादा कन्विंसिंग चीज हो, जो आपको बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ बुलाए, यानी कि कंपेलिंग। कोजेंट का मीनिंग होता है क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग, ठीक है। और ये सब किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये जो बाकी वर्ड्स हैं, पर्सिपिकेशियस, सुपरफ्लुअस, नेबुलस, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं जो ट्रू नहीं होते, फॉल्स होते हैं, डाउटफुल होते हैं, और बहुत क्लियर नहीं होते, वेग होते हैं। तो ये सब हैं कोजेंट के एंटोनियम्स जो सेम नेचर के हैं, सुपरफ्लुअस, नकली, नेबुलस, पर्सिपिकेशियस, ठीक है। तो हमारा आंसर है कंपेलिंग, क्लियर, लॉजिकल, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग, कोजेंट। कोजेंट सी 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 ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल ऑप्शन। द सुपरवाइजर इज एंग्री ऑन द सबऑर्डिनेट। अब देखो मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें बता रही हूँ। एंग्री के साथ कभी भी ऑन नहीं आता है, एंग्री के साथ 2 चीजें आती हैं, एंग्री विद आता है और दूसरा आता है एंग्री एट। दोनों अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। एंग्री विद आता है जब आप किसी पर्सन से गुस्सा होते हो, एंग्री एट आता है जब आप किसी बिहेवियर से या फिर किसी सिचुएशन से गुस्सा होते हो, ठीक है। He was angry at the arrangements. He was angry with the manager. ठीक है, तो he was angry with the subordinate. ठीक है, पर्सन है ना सबऑर्डिनेट, उसका कोई सुपरवाइजर का के साथ काम करने वाला उसका सबऑर्डिनेट, तो he was angry with हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sentence is provided in direct speech, हमें उसको indirect speech में convert करना है। She said, I did not observe him at the terminal. She said क्या हो जाएगा? She said that I did not, she है तो she did not, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो,
पास्ट सिंपल से कन्वर्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच के लिए पास्ट परफेक्ट में। तो she did not observe him at the terminal. She had not observed him. ठीक है, she said that she had not observed him at the terminal. यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। has नहीं आएगा, did नहीं आएगा, was नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है find the part of the sentence that contains an error. The apprentices were directed to finalize the documentation expeditiously and submit it in a legible handwriting. In a legible यहाँ पे गलत है। जब भी हम बोलते हैं ना कि submit in written format, submit the written document, submit the letter, तो अ कभी नहीं आता है। या तो उस कॉन्सिक्वेंस में द आएगा जब हम एक पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे ये आर्टिकल गलत है। इन लेजिबल हैंडराइटिंग, एक साफ सुथरी हैंडराइटिंग में नहीं, सिर्फ साफ सुथरी हैंडराइटिंग में, इसलिए फोर्थ पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हिज लॉरेल्स। वन हिज लॉरेल्स का क्या मतलब होता है? लॉरेल्स का मतलब होता है विक्ट्री से रिलेटेड, जीतना, रिकॉग्निशन लेना, या फिर कुछ भी आपके साथ पॉजिटिव होना। ठीक है, तो सिक्योर्ड एंड्योरिंग रिकॉग्निशन, उसको रिकॉग्निशन मिला, वो जीता कुछ, सिक्योर की उसने कोई पोजीशन। तो वन हिज लॉरेल्स का मतलब होता है सिक्योर्ड एंड्योरिंग रिकॉग्निशन। लॉरेल्स का मतलब तो पॉजिटिव से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्वायरी वॉज डैश वंस सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशन वॉज फर्निश्ड। अब इसमें सेट असाइड, कॉल्ड ओवर, ब्रोकन आउट, टेकन अप। अब इसमें दिमाग लगाने की बात है। जब सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी तभी तो इंक्वायरी स्टार्ट होगी। अब स्टार्ट करने के लिए सेट असाइड नहीं हो सकता, कॉल्ड ओवर तो बंद करनी हो गई, ब्रोकन आउट भी नहीं हो सकता। वंस द डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिट, तो वो शुरू होगी। तो टेकन अप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज अक्यूज्ड फॉर मिसअप्रोप्रिएटिंग कॉन्फिडेंशियल फंड्स। अक्यूज्ड के साथ फॉर कभी नहीं आता है। अक्यूज्ड ऑफ होता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं कुछ जो कि कभी चेंज नहीं होती हैं, तो ये हमेशा अक्यूज्ड ऑफ होता है। ठीक है, कि क्या अक्यूज लगाया, क्या इल्जाम लगाया है। सो ही इज अक्यूज्ड ऑफ मिसअप्रोप्रिएटिंग फंड्स, तो अक्यूज्ड ऑफ हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का। Crop rotation constitutes a sustainable agronomic methodology. It entails, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, this practice से स्टार्ट नहीं हो सकता, it simultaneously से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये और ये कैंसिल हो गए, हमारे पास ये और ये ऑप्शन बचे हैं। अब हम पढ़ के देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर लगा सकते हैं। Crop rotation constitutes a sustainable agronomic methodology. ठीक है, अब ये एक मेथड है। मेथड क्या है पहले तो ये बताएंगे ना। इट एंटेल्स सिक्वेंशियल कल्टीवेशन ऑफ हेट्रोजेनस क्रॉप्स अमंग आइडेंटिकल पार्सल्स ऑफ लैंड। दिस प्रैक्टिस मिटिगेट्स न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एंड कर्टेल सॉइल इरोजन। तो पहले हमने किसी चीज की बात की है, हमेशा एक फॉर्मेट ध्यान रखना, किसी चीज की इंट्रो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर आते हैं उसके बेनिफिट्स या फिर नेगेटिव्स जो भी होते हैं, और फिर आता है कंक्लूजन। मोस्टली क्वेश्चंस जिनमें आपको स्टेप्स लगाने होते हैं उनमें इसको हमेशा फॉलो करना पीवाईक्यू करने के लिए। टॉपिक है कोई, जैसे यहाँ पे क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन होती क्या है, उसकी इंट्रो, उसको कैसे किया जाता है ये, फिर आए कि वो प्रैक्टिस कैसे हेल्पफुल है, वो सॉइल इरोजन कम करती है, लॉसेस न्यूट्रिएंट डिप्लीशन कम करती है, और फिर एक कंक्लूडिंग लाइन कि ये कैसे हेल्प करती है। तो हमेशा इंट्रो, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बेनिफिट्स या नेगेटिव्स, और फिर एक कंक्लूजन। तो इसका सीक्वेंस सिंपली हो गया 1 2 3 एंड 4। ये याद रखना।
ये हेल्प करता है PQRS सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमोनिम का। होमोनिम टॉपिक बहुत देखा गया है CGL में 2025 में, तो बहुत चांसेस हैं कि 2026 में भी ये आएगा टॉपिक। The baron was granted a high hereditary fief by the sovereign as recompense for military allegiance. fief क्या होता है? लैंड के पीस के लिए यूज किया जाता है फीफ वर्ड, जो कि किंग को दिया जा सकता है या किसी भी हायर अथॉरिटी को लैंड का पीस देने को हम फीफ बोलते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें होमोनिम कौन सा है। होमोनिम क्या होता है? सेम वर्ड बट उसको यूज करने का कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए, मतलब हम सेम मीनिंग वाली चीजों को हटा देंगे। द chronicler meticulously documented every fief transferred by feudal lords. अगेन fief मतलब जो भी लैंड ट्रांसफर किया है, ये तो सेम हो गया, यहाँ भी लैंड यहाँ भी लैंड, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द कार्टोग्राफर delineated the territorial boundaries of the fief. अगेन बाउंड्रीज तो लैंड की होती है ना, यहाँ भी लैंड की तरह यूज हुआ है, ये भी गलत हो गया। द इंजीनियर recalibrated the hydraulic fief to stabilize fluctuations. यहाँ पे कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट है, ये कुछ मशीन या ऐसे किसी चीज के लिए यूज किया गया है, टेक्निक या जो भी है, तो ये आंसर हो सकता है। इसको भी पढ़ लेते हैं। The envoy negotiated the taxation rights associated with the disputed, अगेन लैंड आ गया ना, तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हाइड्रोलिक फीफ का मतलब पता हो या ना पता हो, बट ये समझ आ रहा है कि तीनों में लैंड के लिए यूज हो रहा है, तो यही अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ हार्श एंड हार्मोनियस साउंड। जो भी कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना, कंफ्यूजन से रिलेटेड है कैकोफोनी। हार्श साउंड्स जो कि इनहार्मोनियस हैं, वो क्या होती है? कैकोफोनी होती है। ठीक है, बाकी भी हम मीनिंग्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सोलोलिक्वी होता है जब एक कोई कैरेक्टर सोलो डायलॉग्स बोल रहा होता है एक प्ले में अकेले, सोलो स्पीच, उसे हम सोलोलिक्वी कहते हैं। सोलो से रिलेट करके सोलोलिक्वी याद रखना। रेवर्बरेशन को याद रखना वाइब्रेशन से, वाइब्रेशंस की तरह कोई आवाज को कॉन्टिन्यूसली जब चल रही होती है, दैट इज रेवर्बरेशन। ठीक है, क्रिसेंडो, क्रिसेंडो क्या होता है? धीरे धीरे लाउडनेस में इंक्रीज होने को हम क्रिसेंडो कहते हैं। पहले थोड़ी धीरे, फिर ज्यादा, फिर और तेज, फिर और तेज, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है कन्वर्ट एक्टिव से पैसिव में। They had been scrutinizing memorandum for several quarters. ठीक है, The memorandum had been scrutinized for several quarters. नहीं, ये तो had been scrutinizing था ना, continuous है, ये तो continuous में नहीं है। The memorandum had been being scrutinized for several quarters. Scrutinized word का ing तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो had been being ये सही लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। was being scrutinized नहीं, ये तो had been था, was being तो नहीं हो सकता। has been being भी नहीं होगा, had been being करेक्ट है। has been being क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो प्रेजेंट में चला गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ जा रहा है, पर ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसलिए यही आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अगेन पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए। इसके एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस भी थोड़े से मुश्किल थे, ऑन एन इजियर साइड नहीं था ये वाली शिफ्ट बिल्कुल भी। द पॉसिबिलिटी ऑफ द एनक्रिप्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस बीइंग इंटरसेप्टेड प्रायर टू डिसक्लासिफिकेशन वाज नॉट कैटेगोरिकली डिसमिस्ड। ये पैसिव में है, इसको एक्टिव करना है। Authorities categorically dismiss the interception prior to disclassification. नहीं, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया, आप पढ़ के देखो, पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं करी है। The interception was dismissed before disclassification occurred. नहीं, इसमें एनक्रिप्शन की तो कहीं बात ही नहीं हुई है।
They did not categorically dismiss the possibility that the encrypted correspondence was intercepted. ये कंप्लीट लग रहा है, बाकी कोई भी सेंटेंस कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है, और ये तो है ही नहीं सेंस में, मतलब ये तीनों मीनिंग ही कन्वे नहीं कर रहे कंप्लीटली। यही हमारा आंसर है जिसमें सारी चीजें हैं, पॉसिबिलिटी वर्ड है, एनक्रिप्शन है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, पूरा सेंटेंस इसमें लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।